स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों हमारी जो बाल विकास और शिक्षा सत्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज भाग 43वां है और हमने इसमें 30 प्रश्न इसके अंदर शामिल किए हैं। आज के जो प्रश्न है समायोजन से संबंधित जो हमारे पास में प्रमुख रक्षात्मक युक्तियां हैं, समायोजन की जो विधियां हैं यानी कि प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां, उनमें जो रक्षात्मक युक्तियां हैं उनसे संबंधित हमने 30 प्रश्न लिए हैं। ये सारे के सारे जो प्रश्न है पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा इनके पूछे जाने की संभावनाएं भी रहती है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हो। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। और इन प्रश्नों की जो आपको प्लेलिस्ट है वो रीड साइकोलॉजी के नाम से आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको क्रम वाइज सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न एक दे रखा है, रक्षात्मक युक्तियां किस उद्देश्य से बनाई जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है हमले के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है सुरक्षा के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है ज्ञान के प्रसार के लिए, ऑप्शन डी दे रखा है योजना निर्माण के लिए, ऑप्शन जो ई दे रखा है वो दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियां किस उद्देश्य से बनाई जाती है, तो रक्षात्मक जो युक्तियां हैं वो बनाई जाती है सुरक्षा के लिए। किसके लिए बनाई जाती है? सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। सुरक्षा के उद्देश्य से ही रक्षात्मक युक्तियों का निर्माण किया गया है। और हम इनमें इसके अंदर जो समायोजन की जो विधियां हैं, इसके अंदर जो अप्रत्यक्ष जो रक्षात्मक युक्तियां हैं उनके बारे में जो चर्चा करेंगे आने वाले प्रश्नों में, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 है, रक्षात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है आत्म आक्रामकता दिखाना, ऑप्शन 2 दे रखा है आत्मरक्षा करना, ऑप्शन 3 दे रखा है नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुशासन सिखाना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आत्मरक्षा करना। क्या है? आत्मरक्षा करना, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको कुछ रक्षात्मक युक्तियां हैं उनके नाम बता देता हूं। पहले रक्षात्मक युक्तियां, तो रक्षात्मक युक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। पहली है दमन, दूसरी समन है, इसके अलावा भी और भी हैं। समन हो गई, इसके बाद में युक्तिकरण है, प्रतिक्रिया निर्माण है, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण, ये सारी जो हैं ये हैं प्रमुख रक्षात्मक युक्तियां। इसके अलावा भी हैं प्रक्षेपण हो गई, एक प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण, उदात्तीकरण, उदात्तीकरण, प्रतिस्थापन, ये सारी जो हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनका हम व्याख्या भी पढ़ेंगे। इनके अभी आने वाले जो नेक्स्ट प्रश्न होंगे उनके अंदर इनका जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूंगा। तो ये जो रक्षात्मक युक्तियां हैं इनका जो संबंध होता है वो अचेतन मन से होता है, और इनके ऊपर जो बात की है वो की है सिगमंड फ्राइड ने। तो इसका तो सही आंसर रहेगा, रक्षात्मक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो कौन सा है? आत्मरक्षा करना, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, रक्षात्मक रणनीति में निम्न में से कौन शामिल है। ऑप्शन 1 दे रखा है लड़ाई करना, ऑप्शन 2 दे रखा है संवाद करना, ऑप्शन 3 दे रखा है भाग जाना, ऑप्शन 4 दे रखा है इन सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक रणनीति में कौन कौन शामिल है? रक्षात्मक रणनीति में लड़ाई करना शामिल है, संवाद करना शामिल है और भाग जाना भी शामिल है। यानी कि रक्षात्मक रणनीति का मतलब है कि समस्या से हम किस प्रकार से डील कर रहे हैं, तो उसमें हम लड़ाई भी कर सकते हैं, संवाद भी करके सुलझा सकते हैं और भाग भी सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, रक्षात्मक योजना का पहला चरण क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है समस्या को पहचानना, ऑप्शन 2 दे रखा है समाधान खोजना, ऑप्शन 3 दे रखा है हमला करना, ऑप्शन 4 दे रखा है समर्पण करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक योजना का जो पहला चरण है वो होता है समस्या को पहचानना। हम किसी भी चीज से रक्षा तभी हो सकती है हमारी जब हम उस समस्या के कारणों का और उस समस्या को अच्छे से पहचान लेंगे। उसके बाद में हम जो हमारी रक्षात्मक योजनाएं या रक्षात्मक युक्तियां या मनोरचनाएं इनको बोलते हैं, उनसे संबंधित जो उनका प्रयोग है, कौन सी रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कहां पर करना है उसको हम कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा समस्या को पहचानना ही रक्षात्मक योजना का पहला चरण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि शिक्षा में रक्षात्मक युक्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है बच्चों को खेलों में सिखाने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है बच्चों को बहादुर बनाने के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा में जो रक्षात्मक युक्तियों का जो उपयोग किया जाता है वो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। शिक्षा में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए रक्षात्मक युक्तियों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है, रक्षात्मक युक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है गति, ऑप्शन 2 दे रखा है आत्मनियंत्रण, ऑप्शन 3 दे रखा है शक्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्ञान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वो कौन सा है, वो है आत्मनियंत्रण। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है, रक्षात्मक रणनीति में कौन सा तत्व प्रमुख होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है शक्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है योजना, ऑप्शन 3 दे रखा है आक्रमण, ऑप्शन 4 दे रखा है झगड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियों में जो प्रमुख तत्व होता है वो होता है योजना। क्या होता है? प्रमुख तत्व क्या होता है? योजना होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, रक्षात्मक युक्तियां किस प्रकार के व्यक्तित्व को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 1 दे रखा है आक्रामकता, ऑप्शन 2 दे रखा है सहनशीलता, ऑप्शन 3 दे रखा है लापरवाह है, ऑप्शन 4 दे रखा है संवेदनशील, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न।
तो रक्षात्मक युक्तियाँ किस प्रकार के व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है? तो रक्षात्मक युक्तियों के फलस्वरूप जो व्यक्ति बनता है वो बनता है सहनशील। क्या बनता है? सहनशील बनता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, रक्षात्मक दृष्टिकोण में कौन सी सोच आवश्यक होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है सकारात्मक सोच, ऑप्शन 2 दे रखा है नकारात्मक सोच, ऑप्शन 3 दे रखा है तटस्थ सोच, ऑप्शन 4 दे रखा है समस्या की सोच, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक दृष्टिकोण में कौन सी सोच आवश्यक होती है? तो रक्षात्मक दृष्टिकोण में सकारात्मक जो सोच है वो आवश्यक होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10 है, रक्षात्मक युक्तियां कब उपयोग में लाई जाती है? खेल के मैदान में, ऑप्शन 2 दे रखा है खतरे के समय, ऑप्शन 3 दे रखा है वार्तालाप में, ऑप्शन 4 दे रखा है पढ़ाई के दौरान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियां कब उपयोग में लाई जाती है? तो रक्षात्मक जो युक्तियां हैं वो उपयोग में लाई जाएगी खतरे के समय। कब लाई जाएगी? खतरे के समय में रक्षात्मक युक्तियां उपयोग में लाई जाएगी। तो ये जो 10 प्रश्न थे ये रक्षात्मक युक्तियों से सामान्य प्रश्न थे। रक्षात्मक युक्तियों से संबंधित जो सामान्य प्रश्न थे, रक्षात्मक युक्तियां क्या होती है, रक्षात्मक युक्तियों के क्या उपयोग है, इनसे संबंधित प्रश्न थे। अब हम पढ़ेंगे तो रक्षात्मक युक्तियों के प्रकारों से संबंधित प्रश्न हम पढ़ेंगे अब। तो अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, रक्षात्मक युक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्ति को चिंता से बचाना, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति सुधारना, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्ति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? व्यक्ति को चिंता से बचाना होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? इसका सही आंसर ए रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 दे रखा है सब्लिमेशन, ऑप्शन 4 दे रखा है सहयोग, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो दमन भी है, प्रक्षेपण भी है, और सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं उदात्तीकरण। क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण इसको बोलते हैं, उदात्तीकरण सब्लिमेशन को। और सहयोग, तो सहयोग इसके अंदर जो रक्षात्मक युक्ति है वो नहीं है। तो दमन हो गई, प्रक्षेपण हो गया, सब्लिमेशन हो गया, और इसके अलावा भी और भी है। एक हो गया प्रक्षेपण भी है, प्रक्षेपण है। इसके अलावा एक जो है वो है प्रतिक्रिया निर्माण है, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन, प्रतिगमन, और क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, तादात्मीकरण, तादात्मीकरण, एक अन्यारोपण। ये जो हैं ये सारी क्या है? ये हैं सारी रक्षात्मक युक्तियां। तो इसके अंदर कौन सी शामिल नहीं है? सहयोग इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है तो ये किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 4 दे रखा है इनकार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें पूछा गया कि जब व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है तो ये किस प्रकार की रक्षात्मक युक्तियां होती है? तो दमन तो एक अचेतन प्रक्रिया होती है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो हमारी कुछ जो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उनके अंदर जो वो इच्छाएं किस कौन से मन में चली जाती है? अचेतन मन में चली जाती है, और उनका क्या हो जाता है? दमन हो जाता है। प्रतिगमन का मतलब होता है कि पीछे की ओर लौटना। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु पर कोई आदमी जो उससे बहुत ज्यादा प्यार या प्रेम करता है तो उस बच्चे की तरह रोता है, तो ये होता है प्रतिगमन। किसी मतलब बड़े आदमी का छोटे बच्चों के साथ में कंचे खेलने ना, या बड़े आदमी का छोटे बच्चों के साथ में उनके जैसे चलना, तो ये तो होता है प्रतिगमन। इसके बाद में इनकार, जो साफ मना कर देता है किसी बात को स्वीकार करने के लिए। और एक होता है प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के पास अपनी असफलताओं के लिए असफलताओं को दूसरों को ठहराने के लिए उसके पास एक निश्चित तर्क होता है, और वो अपनी जो असफलता है उसको स्वीकार नहीं करता, और बल्कि दूसरों व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा देता है। जैसे किसी परीक्षा में कोई व्यक्ति अगर असफल हो जाता है तो वो बता देता है कि भाई पेपर कठिन था, या पेपर आउट हो गया, या पेपर हार्ड था, या पेपर में सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो इस प्रकार की जो युक्तियां जो हम अपना रहे हैं, हमारी रक्षात्मक युक्तियां, तो वो आती है प्रक्षेपण के अंदर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपने अवांछित विचारों या भावनाओं को अचेतन मन में दबा देता है? ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 दे रखा है सब्लिमेशन, ऑप्शन 4 दे रखा है इनकार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपने अवांछित विचारों या भावनाओं को अचेतन मन में दबा देता है? तो ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है दमन के अंदर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। तो दमन क्या होती है? एक तो अचेतन प्रक्रिया होती है, दमन होती है अचेतन प्रक्रिया, अचेतन प्रक्रिया होती है ये अचेतन प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें अवांछित जो हमारे विचार हैं, घृणा है, दुखद अनुभव है, या कामुकता जैसी जो चीजें होती है वो स्वतः ही अपने चेतन मन से कहाँ चली जाती है? अचेतन मन में चली जाती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दुख का हमें क्या होता है? दुख का अनुभव होता है, लेकिन ये अनुभव कुछ समय बाद में धीरे धीरे
अपने जो अचेतन मन से हैं वो चेतन मन से कहाँ चला जाता है, अचेतन मन में चला जाता है, अर्थात इनकी जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या हो जाती है, दमित हो जाती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, जब कोई व्यक्ति अपनी आक्रामक प्रवृत्तियों को समाजोपयोगी कार्यों में परिवर्तित कर देता है तो यह किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है, तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है सब्लिमेशन, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका प्रतिगमन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आक्रामक प्रवृत्तियों को समाजोपयोगी कार्यों में परिवर्तित कर देता है तो ये जो रक्षात्मक युक्ति है ये है सब्लिमेशन। कौन सी है, सब्लिमेशन, यानी कि युक्तिकरण। इसको बोलते हैं युक्तिकरण, इसको बोलते हैं उदात्तीकरण। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं उदात्तीकरण, या इसको शोधन भी बोलते हैं, शोधन बोलते हैं, या इसको उन्नयन बोलते हैं। इसके अंदर जैसे आप समझ सकते हो कि किसी मतलब कोई गुंडा है, उसका रिंग में जाकर बॉक्सिंग कर लेना, या तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है उसका जो लिखना जो किया गया है, या एक उद्दंड बालक का हृदय परिवर्तन हो जाना और कक्षा में अच्छे नंबर ले आना, तो ये सब जो हैं ये समाजोपयोगी जो कार्य हैं उनमें अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो क्षमताएं हैं उसमें परिवर्तित कर देता है। यानी कि इस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीकों में अपनी ऊर्जा खर्च करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपने अवांछित विचारों या भावनाओं को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ऑप्शन 1 दे रखा है इनकार, ऑप्शन 2 दे रखा है दमन, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो किस रक्षात्मक युक्ति में अपने व्यक्ति अपने अवांछित विचारों या भावनाओं को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, तो इसका सही आंसर भी रहेगा इनकार। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, जब कोई व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में बचपन के व्यवहार की ओर लौटता है तो किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 4 दे रखा है इनकार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो मैंने बताया था प्रतिगमन, प्रतिगमन का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना। इसका मतलब ये क्या होता है, पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना। जैसे इसके उदाहरण भी आपको मैंने बताया था कि इसका जो मतलब पूर्व अवस्था जैसा व्यवहार अगर कोई व्यक्ति कर रहा है पहले की अवस्थाओं जैसा, तो इसको जो बोला गया है वो बोला गया प्रतिगमन। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा बच्चे की तरह रोना या चीखना, या फिर ऐसे बोल सकते हो जैसे किसी बड़े आदमी के द्वारा छोटे बच्चों के साथ में खेलना या उनकी तरह चलना, तो ये सब जो चीजें होती है वो किसमें देखने को मिलती है, प्रतिगमन में देखने को मिलती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रक्षात्मक युक्तियों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने रक्षात्मक युक्तियों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने प्रमुख रूप से किया। ऑप्शन 1 दे रखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 2 दे रखा है जॉन वॉटसन, ऑप्शन 3 दे रखा है बीएफ स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो रक्षात्मक युक्तियों का जो अध्ययन किया है वो किस मनोवैज्ञानिक ने प्रमुख रूप से किया है, तो वो है सिगमंड फ्राइड। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्राइड। वही है जिन्होंने अचेतन मन पर कार्य किया, सबसे ज्यादा अचेतन मन पर कार्य करने वाले भी यही है। तो इनके दो सिद्धांत है, ईगो और सुपर ईगो वाला, एक है चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन मन वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा। इसके अलावा इनका एक और सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिन्होंने 5 चरण इन्होंने बताया उसके अंदर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं के विपरीत व्यवहार के रूप में प्रकट करता है। किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं को विपरीत व्यवहार के रूप में प्रकट करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रक्षेपण निर्माण, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन 3 दे रखा है दमन, ऑप्शन 4 दे रखा है इनकार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं को के विपरीत व्यवहार के रूप में प्रकट करता है। यानी कि उसकी इच्छा तो नहीं है कि ऐसा व्यवहार करे हो, लेकिन क्या करें वो मजबूरी में हो सकता है या किसी मतलब व्यवस्था के चलते वो उस प्रकार का व्यवहार करता है जो उसकी इच्छा नहीं होती है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिक्रिया निर्माण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिक्रिया निर्माण बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अपनी वास्तविक इच्छा के विरुद्ध जाकर व्यवहार करना। जैसे जैसे कोई किसी ऑफिस में काम करता है, या जैसे किसी कार्मिक को किसी बॉस ने उसको डांट दिया, तो बॉस के डांटने पर भी वो क्या करेगा, कार्मिक मुस्कुरा के जवाब देगा। या फिर ऐसा मान सकते हो जैसे नेता के द्वारा ईमानदारी पर भाषण देना, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मुंह में राम बगल में छुरी। इस प्रकार की जो कहावतें हैं और इस प्रकार के जो उदाहरण है वो प्रतिक्रिया निर्माण के अंदर शामिल किए गए हैं। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20 है, जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए तार्किक या सामाजिक रूप से स्वीकार्य कारण प्रस्तुत करता है तो ये किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 दे रखा है तर्क संगतिकरण, ऑप्शन 4 दे रखा है इनकार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए तार्किक या सामाजिक रूप से स्वीकार्य कारण प्रस्तुत करता है तो ये किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है, तो ये है तर्क संगतिकरण का। किसका है ये, तर्क संगतिकरण का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21 है, रक्षात्मक युक्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है समस्या को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों को अनुशासित
करने के लिए, ऑप्शन 4 देखा सामाजिक दबाव बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन 5 देखा अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियों का जो उपयोग किया जाता है मुख्यतः किसके लिए किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता, छात्रों को अनुशासित रखने के लिए नहीं, सामाजिक दबाव के लिए नहीं, मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने के लिए रक्षात्मक जो युक्तियां हैं उनका उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, दमन किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है। ऑप्शन 1 दे रखा है सचेत, ऑप्शन 2 दे रखा है अचेतन, ऑप्शन 3 दे रखा है बाहरी, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जितनी भी रक्षात्मक युक्तियां हैं वो सारी कौन सी है, अचेतन प्रक्रिया है। तो दमन भी कौन सी रहेगी, अचेतन प्रक्रिया रहेगी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, अपने दोस्तों को दूसरों पर थोपना किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 दे रखा है इनकार, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, अपने दोस्तों को दूसरों पर थोपना ये किस प्रकार की में है, प्रक्षेपण में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई व्यक्ति अगर किसी परीक्षा में असफल हो जाता है तो बोल देता है कि इसके अंदर तो पेपर आउट हो गया है, पेपर हार्ड था, या फिर और भी जो कारण जो बहाने वो बना लेता है। तो ये जो है ये प्रक्षेपण में है, इसमें व्यक्ति के पास एक निश्चित तर्क होता है और असफलता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि व्यक्ति या वस्तु पर आरोप लगाकर अपने अहम की रक्षा करता है। अहम मतलब ईगो की रक्षा करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24 है, सब्लिमेशन का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है नकारात्मक भावनाओं को दबाना, ऑप्शन 2 दे रखा है नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल लेना, ऑप्शन 3 दे रखा है अवसाद में चले जाना, ऑप्शन डी दे रखा है क्रोध व्यक्त करना, ऑप्शन 5 दे रखा है इसका अनुत्तरित प्रश्न। तो सब्लिमेशन का अर्थ है कि नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये रक्षात्मक युक्ति इस प्रकार की युक्ति है जिसमें व्यक्ति अपनी जो क्षमताएं हैं या अपनी जो ऊर्जा है इसको व्यक्ति समाज द्वारा मान्य प्राप्त तरीके से खर्च करता है। तो ये जो है नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना। और इसके जो उदाहरण है मैंने आपको बताया, किसी गुंडे का रिंग में जाकर बॉक्सिंग कर लेना, तुलसीदास द्वारा सबसे बड़ा जो उदाहरण है इसका, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखना, एक उद्दंड बालक का हृदय परिवर्तन हो जाना और मेरिट प्राप्त कर लेना, या जो भी हमारे आजकल के समाज में जो फिल्में बन रही है, जैसे वो शादी में जरूर आना, जैसे वो फिल्म है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी फिल्में जिनमें दिखाया गया है कि मतलब व्यक्ति अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको पूरे को चेंज करके और सकारात्मक ऊर्जा में बदल लेता है और अपनी जो एनर्जी है उसको समाज द्वारा प्राप्त मान्य तरीकों में आगे बढ़ाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, कौन सी रक्षात्मक युक्ति इनकार के तहत आती है। ऑप्शन 1 दे रखा है वास्तविकता को स्वीकार करना, ऑप्शन 2 दे रखा है वास्तविकता से बचना, ऑप्शन 3 दे रखा है गलतियों को सुधारना, ऑप्शन 4 दे रखा है दूसरों को दोषी ठहराना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सी रक्षात्मक युक्ति इनकार के तहत आती है। तो व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करना ये नहीं है, वास्तविकता से बचना ये सही आंसर रहेगा। वास्तविकता से बचना ही इनकार के तहत आती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, जब कोई छात्र परीक्षा में असफल होने पर यह कहें कि प्रश्न कठिन थे, तो यह कौन सी युक्ति है। ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है तर्क संगतिकरण, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। जब कोई छात्र परीक्षा में असफल होने पर कहे कि प्रश्न कठिन थे तो ये कौन सी युक्ति है, यह है तर्क संगतिकरण युक्ति है। मतलब उसके पास एक तर्क होता है इसके अंदर, और तर्क संगतिकरण या इसको बोलते हैं युक्तिकरण, संयुक्तिकरण, औचित्य स्थापन या परिमेयकरण, इस सब में क्या होता है तर्क संगतिकरण। सही आंसर इसका रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, दमन की विशेषता क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है इच्छाओं को नियंत्रित करना, ऑप्शन 2 दे रखा है इच्छाओं को अचेतन में दबा देना, ऑप्शन 3 दे रखा है इच्छाओं को समाजोपयोगी बनाना, ऑप्शन 4 दे रखा है इच्छाओं को नजरअंदाज करना, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दमन की जो विशेषता है, इच्छाओं को किसमें दबा देना, अचेतन मन में दबा देना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28 है, प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब है। ऑप्शन 1 दे रखा है असली भावनाओं को विपरीत भावनाओं में बदलना, अपनी गलतियों को छुपाना, ऑप्शन 3 दे रखा है दूसरों को दोष देना, ऑप्शन 4 दे रखा है समस्या को हल करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रतिक्रिया निर्माण का जो मतलब है, असली भावनाओं को विपरीत भावनाओं में बदलना ही क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण। मैंने बताया था जैसे अभी कि अपनी वास्तविक स्थिति के विरुद्ध में जाकर व्यवहार करना। जैसे मान लो जैसे कोई नेता है वो ईमानदारी पर भाषण दे रहा है, उसको देना वो चाहता नहीं है, और ऐसे मान सकते हो कि मुंह में राम और बगल में छुरी, मतलब मुंह में तो राम का नाम ले रहा है और बगल में वो अलग योजनाएं बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है। या फिर ऐसे भी एक उदाहरण इसका ये भी काफी प्रचलित है कि अपनी गलती ना होने पर भी बॉस की डांट खाकर कार्मिक के द्वारा मुस्कुराकर उसको जवाब देना। तो ये जो सारी मतलब काफी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे रियल लाइफ में प्रतिक्रिया निर्माण में। जैसे एक सौतेली माँ के द्वारा अपने बच्चे को लाड प्रेम दिखाना, तो ये भी इसमें ही शामिल किया गया है। तो असली भावनाओं को विपरीत भावनाओं में बदलना, ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, जब कोई छात्र कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है इसलिए मैं फेल हो गया,
तो ये कौन सी युक्ति है? ऑप्शन 1 दे रखा है तर्क संगतिकरण, ऑप्शन 2 दे रखा है दमन, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 4 दे रखा है सब्लिमेशन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जब कोई छात्र कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है इसलिए मैं फेल हो गया, तो ये कौन सी युक्ति है? यह है तर्क संगतिकरण। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, लक्ष्यात्मक युक्ति के अध्ययन की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने की? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 दे रखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 4 रखा है स्किनर, ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्ति के अध्ययन की जो शुरुआत की है वो किस मनोवैज्ञानिक ने की है? सिगमंड फ्राइड नामक जो मनोवैज्ञानिक है, काफी जो मनोविश्लेषणात्मक वाद के जनक भी हैं और काफी ये मतलब चर्चित जो मनोवैज्ञानिक है उनमें शामिल इनको किया गया है। तो काफी इन्होंने खोज भी इन्होंने सबसे ज्यादा की है। तो सी आंसर इसका सही रहेगा। रक्षात्मक युक्तियां और जो भी अचेतन मन से संबंधित जितनी भी कहानियां हैं या जितनी भी चीजों की खोज हुई है सब किसने की है? सिगमंड फ्राइड ने की है। तो सी आंसर इसका सही रहेगा। और इसके बाद में ये थे दोस्तों आज के हमारे जो 30 प्रश्न है रक्षात्मक युक्तियों से संबंधित। हमने इसमें 30 प्रश्न लिए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। और जैसा आप सभी को पता है कि रीट का एग्जाम जो 27 फरवरी को आयोजित होना उसका फिक्स है, तो शायद वो 27 फरवरी को ही आयोजित होगी। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और हमने जो टीचिंग मेथड की जो क्लासेज शुरू कर रखी है आप उनका आनंद जरूर लें और देखें कि किस प्रकार के प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं तथा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है।